वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बंडल कंडक्टर। ये टॉपिक मैं आपको अलग से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इससे एक आध क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, इसमें एक दो फॉर्मूले हैं तो वो आपको देखने हैं कि कैसे ड्राइव होते हैं। ठीक, तो बंडल कंडक्टर की बात करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि व्हाई वी रिक्वायर्ड बंडलिंग ऑफ कंडक्टर या फिर बंडल कंडक्टर। तो बेसिकली बंडल कंडक्टर, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, बंडल कंडक्टर इज ए ग्रुप ऑफ सब कंडक्टर्स placed in proximity per phase। कहने का मतलब क्या है कि हमें जो हमारा जो ट्रांसमिशन वोल्टेज होता है वो जनरली जैसे 230 केवी, ठीक, या फिर 400 केवी, ठीक, या फिर मैक्सिमम ट्रांसमिशन वोल्टेज है आपका 765 केवी। इस टाइप के हमारे हायर ट्रांसमिशन वोल्टेज होते हैं। तो जैसे जैसे हमारी ट्रांसमिशन वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे सिंगल कंडक्टर से अगर हम ट्रांसमिशन करें तो वो हमारे लिए थोड़ा सा टिपिकल टास्क होता है। और कैसे, एफिशिएंसी में या फिर लाइन लॉसेस में या फिर और भी पैरामीटर्स होते हैं। तो उन सब चीजों को रिड्यूस करने के लिए हम लोग सिंगल कंडक्टर की जगह एक से ज्यादा कंडक्टर का यूज करते हैं और इसी चीज को हम बोलते हैं बंडल कंडक्टर। यानी अगर आपके 3 फेज हैं तो नॉर्मली 3 कंडक्टर होंगे, लेकिन बंडल कंडक्टर केस में क्या होगा कि पर फेज 2 कंडक्टर भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और 6 कंडक्टर भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से बंडल कंडक्टर में नंबर ऑफ सब कंडक्टर्स होते हैं और ये हमारा किस लिए यूज होता है? हाई ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज के लिए। अब इसमें हम देखते हैं कि बेसिकली इसका फॉर्मूला कैसे हम ड्राइव करते हैं। देखिए, बंडलिंग ऑफ कंडक्टर, हम एक कंडीशन बना रहे हैं कि माना हमारे पास 1 और 2 सब कंडक्टर है, ठीक, पर फेज के लिए। ऐसी एक कंडीशन और हो सकती है, 1 2 3, ये हमारे सिमेट्रिकल स्पेस है, 3 बंडल कंडक्टर, मतलब बंडल कंडक्टर ग्रुप ऑफ सब कंडक्टर्स। ऐसी एक कंडीशन आती है आपकी 1 2 3 4। ऐसे हमारे और भी ज्यादा नंबर ऑफ सब कंडक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन ये आपके मेजर 3 इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ सब कंडक्टर्स हैं। तो पहला देखते हैं, इन 2 सब कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस हमने माना, एज्यूम कर ली d, कि ये डिस्टेंस आपकी d है। यहां पे हमने d d d, ठीक, यहां पे d d d d। अब हम एक एक करके सबके लिए जीएमआर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो मैं अगर बोलता हूं इसके लिए ds, सही, ds, लेकिन बंडलिंग ऑफ सब कंडक्टर के लिए बोलूंगा dsb, सही। तो ये मैं अगर इसका जीएमआर निकालूं तो कैसे निकाला जाएगा ये तरीका देखिएगा। यहां मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूं, यहां मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, ये आपके 2 सब कंडक्टर्स हैं, ठीक। तो तरीका क्या होता है, ये सब कंडक्टर, इसका जीएमआर r डैश, r डैश क्या होता है आपका 0.7788 r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सब कंडक्टर। नाउ इसके लिए इसका खुद का r डैश, फिर इसकी इससे डिस्टेंस यानी इनटू d, फिर से हमने ये कंडक्टर लिया, इसका जीएमआर r डैश, फिर इसकी इससे डिस्टेंस इनटू d। और जितनी भी अंदर टर्म्स आती हैं हम अपनी पावर में उतनी ही वैल्यू लेते हैं अपॉन वाली साइड में। वैसे ये न्यूमेरिकल और डेरिवेशन से प्रूफ होती है चीज, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं कि आपको डिनोमिनेटर में जो वैल्यू लेनी है वो जितनी भी आप अंदर टर्म्स लिख रहे हैं 1 2 3 4, और ये टर्म्स हैं क्या, ये आपकी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंसेस हैं, वो मैंने सारी की सारी लिख दी। तो इसे अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, r डैश इंटू डी का स्क्वायर 1/4, इस 2 को अगर बाहर ले जाएंगे तो r डैश d 2/4, आगे r डैश d 1/2,
यानी इसके लिए जो आपका फॉर्मूला निकल के आएगा R डैश D की पावर 1/2। तो आपके आरआरबी के एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल आता है, एक तो यही पूछ लेते हैं डायरेक्ट, अदरवाइज ऐसे आपको सब कंडक्टर दे रखे होंगे और इसकी रेडियस दे रखी होगी और ये डिस्टेंस दे रखी होगी, तो आपको ये चीज जीएमआर ऑफ द बंडल कंडक्टर कैलकुलेट करना होगा। नेक्स्ट सेकंड वाले केस के लिए देखते हैं कि कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं ये कैसे कैलकुलेट होगा। इसके लिए जो आपका DSB आएगा वो देखते हैं। मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए मैंने पहले ये सब कंडक्टर लिया, सही, इसका जीएमआर R डैश, अब इसकी इससे डिस्टेंस यानी D, अब इसकी इससे डिस्टेंस यानी D, ठीक है। अब अगर मैं इसे लेता हूं तो इसमें चलिए मैं लिख देता हूं, तो इसके लिए खुद का R डैश, ठीक, इसकी इससे डिस्टेंस D, इसकी इससे डिस्टेंस D, ठीक। एक मेरा ये बच्चा है, इसका लिखता हूं, इसका खुद का जीएमआर R डैश, इसकी इससे डिस्टेंस D, इसकी इससे डिस्टेंस D, ठीक। और मैंने क्या बोला था, जितनी अंदर टर्म्स आती हैं बाहर पावर में आपका उतना ही आना है। यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इट मींस 1/9। अब मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं तो क्या लिख सकता हूं, R डैश इंटू D क्यूब 1/9 बराबर R डैश इंटू D क्यूब को मैं बाहर, इस क्यूब को मैं बाहर ले जा रहा हूं तो 3/9, 3/9 क्या होगा, 1/3, यानी 1/3, यानी इसका फॉर्मूला क्या है आपका, R डैश D स्क्वायर 1/3, सही। तो अगर इस टाइप का कॉम्बिनेशन आता है बंडल कंडक्टर के केस में तो आपको यह वाला फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में आपके 4 सब कंडक्टर हैं। तो सेम देखिए, इसके लिए मुझे अगर DSB की वैल्यू लिखनी है तो DSB की वैल्यू क्या आएगी, पहले मैंने एक कंडक्टर लिया, ठीक, यानी इसे मैंने लिखा इसके लिए R डैश, अब इसकी इससे डिस्टेंस D, इसकी इससे डिस्टेंस D, ठीक, इसकी इससे डिस्टेंस, ये आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक। तो ये डिस्टेंस आएगी, इसे मान लेते हैं x, तो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी, x स्क्वायर इक्वल टू D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ये आपका कर्ण है, सही। और ये आपका, इसे एक को आपने लंब मान लिया, इस एक को आधार मान लिया, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। आधार मतलब बेस, लंब यानी परपेंडिकुलर, और x आपका हाइपोटेनियस, यानी x इक्वल टू 2D स्क्वायर, x स्क्वायर इक्वल टू 2D स्क्वायर, यानी x इक्वल टू √2 और d, सही। d आपका अंडर रूट के अंदर नहीं है, चलिए, यानी यहां आ गया आपका d √2। तो ये कॉम्बिनेशन आपका आया इसके लिए, ऐसी सेम कॉम्बिनेशन इसके लिए आएगा, सेम कॉम्बिनेशन इसके लिए आएगा, सेम कॉम्बिनेशन इसके लिए आएगा, यानी ये टर्म आपकी 4 बार आएगी। तो पावर 4, बाहर कितनी पावर लगानी है, देखिए 4 टर्म्स ये हो गई, ऐसी 4 4 4, यानी 16। आप ये वैल्यू 16 बार लिख रहे हैं एक तरीके से, यानी 1/16, यानी अब आपकी वैल्यू क्या आएगी, R डैश D क्यूब √2 और 1/4, ठीक। यानी इसके लिए आपका फॉर्मूला क्या आएगा, मैं लिख दे रहा हूं, इसके लिए आपका फॉर्मूला सॉल्व होकर आएगा √2 R डैश D क्यूब 1/4। तो ये आपके 3 केस हैं, केस और भी हो सकते हैं, 5 सब कंडक्टर हो, 6 हो, तो वो एक अलग बात है, लेकिन आपके में मेजरली 2 3 4 तक ही न्यूमेरिकल आता है, ठीक। तो ये आपको बंडल कंडक्टर समझ में आ गया होगा, ये समझ में आ गया होगा कि हम इसका यूज क्यों करते हैं। तो इसका यूज क्यों करते हैं, क्योंकि जब हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन होती है आपकी, तो हाई वोल्टेज के केस में सिंगल कंडक्टर सही नहीं होता है। और कौन कौन से रीजंस होते हैं, ये रीजंस मैं आपको थोड़े से और भी बताता हूं, इस पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, बंडल कंडक्टर के यूज करने से
कुछ और एडवांटेज है जैसे रिड्यूस रिएक्टेंस, ठीक, रिएक्टेंस की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। उसके अलावा रिड्यूस वोल्टेज ग्रेडियंट, वोल्टेज ग्रेडियंट की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। इसके अलावा रिड्यूस कोरोना, ठीक, इसके अलावा रिड्यूस, स्पेलिंग गलत लिख दी थी मैंने, रिड्यूस था यहां पे, इसके अलावा रिड्यूस रेडियो इंटर फ्रेंस, ठीक। नेक्स्ट है आपका पहला था रिएक्टेंस, वोल्टेज ग्रेडियंट, कोरोना और रेडियो इंटरफेरेंस। पांचवा रिड्यूस सर्ज इंपेडेंस। आपको ये सारे पैरामीटर ध्यान से देखने होते हैं, सही। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है कि बंडलिंग ऑफ कंडक्टर करने से वोल्टेज ग्रेडियंट पर क्या इफेक्ट आता है, ठीक। तो आपको पता है कि रिड्यूस हो जाता है। थोड़ा सा शॉर्ट में देखते हैं, जैसे रिड्यूस रिएक्टेंस, तो अगर इंडक्टेंस में आप डेरिवेशन करें तो इसमें क्या होता है, बंडलिंग के केस में जो हमारा एल होता है उसकी वैल्यू होती है जीएमडी बाई जीएमआर, मतलब ये रेशियो आता है। जीएमडी क्या होता है, जियोमेट्रिक मीन डिस्टेंस, और जीएमआर क्या होता है, जियोमेट्रिक मीन रेडियस, ठीक। तो जब हम बंडलिंग करते हैं कंडक्टर की तो उसकी जीएमआर की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, सही। क्योंकि जैसे मैंने आपको वहां लिखा भी था आर डैश बराबर 0.7788 आर, तो आर तो है ही आपका, साथ में ये वैल्यू और आ रही है, ठीक। तो यानी अगर जीएमआर की वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही है देन एल की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। इट मींस एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एफ एल। अब अगर एल की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो एक्सएल की वैल्यू भी डिक्रीज होगी, मींस इंडक्टिव रिएक्टेंस आपका कम होगा, और अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस कम होगा तो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, ये दोनों पॉइंट सेम है लगभग। रिड्यूस वोल्टेज ग्रेडियंट। वोल्टेज ग्रेडियंट से क्या मतलब होता है कि दो पॉइंटों के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस, मींस ये आपका कंडक्टर है और ये कंडक्टर की सरफेस है, तो अगर इन दो पॉइंटों के बीच का डिफरेंस निकाले पोटेंशियल का तो उस चीज को हम बोल देते हैं वोल्टेज ग्रेडियंट। तो ये वोल्टेज ग्रेडियंट आपका रिड्यूस वोल्टेज ग्रेडियंट ऑन सरफेस। अब अगर हमारी वोल्टेज ग्रेडियंट की वैल्यू कम हो जाएगी तो हमारे कोरोना होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे, ठीक, यानी कोरोना लॉसेस हमारे कम होंगे। नेक्स्ट है कोरोना, वो समझ में आ गया इससे, ठीक। उसके आगे नेक्स्ट है रिड्यूस रेडियो इंटरफेरेंस, ये भी इसी से रिलेट करता है। और नेक्स्ट है आपका रिड्यूस सर्ज इंपेडेंस। सर्ज इंपेडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एल बाई सी। तो ये मैंने क्या बताया था कि एल की वैल्यू आपकी रिड्यूस होती है, ठीक। तो जब एल की वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो फिर सर्ज इंपेडेंस की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है, और सी की वैल्यू आपकी थोड़ी सी बढ़ती है लेकिन इतनी नहीं बढ़ती है। लेकिन फर्क इसका भी आता है कैपेसिटेंस का, कि उसके वजह से भी, क्योंकि अगर वाली वैल्यू इंक्रीज हो रही है नीचे वाली वैल्यू, तो आपकी ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो यानी रिड्यूस सर्ज इंपेडेंस। सर्ज इंपेडेंस के रिड्यूस होने से क्या फर्क पड़ता है, ये भी लिख लीजिए पॉइंट, इंक्रीज पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी, ठीक। तो ये मैंने आपको बंडल कनेक्टर के बारे में लगभग जितना भी आपके एग्जाम में आता है आरआरबी लेवल पे सारी चीजें बता दी। थैंक यू।